Students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 29th of May 2020 Friday. So let's start with Business Standard Daily News Analysis. Inspiration of the day is don't change yourself because you are afraid of what people think. Change yourself because you want to be better. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1. Google may buy 5% in Voda Idea. Global technology giant Google is in talk to buy 5% stake in Vodafone Idea. जैसा कि हम सभी जानते हैं रिसेंटली फेसबुक ने 9.9% के स्टेक खरीदे हैं किसमें, रिलायंस जियो ओन कंपनी में। और फेसबुक जो है वो गूगल की सबसे बड़ी राइवल कंपनी है। तो स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस होती है मार्केट में, उसी को ओवरकम करने के लिए फेसबुक के इसी मूव को ओवरकम करने के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटेंसी को या अपने मार्केट पोजीशन को सिक्योर रखने के लिए गूगल भी इंडिया में वोडाफोन आइडिया कंपनी है उसमें 5% स्टेक को खरीदने जा रहा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया इज़ द जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन और द जॉइंटली ओन्ड कंपनी ऑफ वोडाफोन पीएलसी ऑफ यूके एंड आदित्य बिरला ग्रुप। गूगल और वोडाफोन के बीच में जो ये डील फाइनल हुई है वो वोडाफोन आइडिया की करंट मार्केट वैल्यूएशन पर फाइनल हुई। करंट मार्केट वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो थर्सडे को वोडाफोन आइडिया का जो मार्केट वैल्यूएशन था वो अप्रॉक्सीमेटली 16,724 करोड़ का था, जिसमें गूगल इज़ गोइंग टू बाई फॉर 836 crore of equity, that is approximately 5%. The Financial Times reported on Thursday that Google parent firm Alphabet had also held talk with RIL to acquire a stake in Jio. हालांकि बहुत सारी न्यूज़ ये भी कह रही हैं कि फेसबुक के एक्विजिशन से पहले या फेसबुक का ने जो स्टॉक जियो में ख़रीदा है उसको ख़रीदने से पहले गूगल का जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ अल्फ़ाबेट वो जियो से भी टॉक पर थी इस पर्टिकुलर डील को ख़रीदने के लिए। हालांकि फेसबुक ने उस डील को सिक्योर किया कंपेयर टू गूगल के पहले फेसबुक ने जियो की उस डील को सिक्योर कर लिया और 9.9% का स्टेक जो है वो रिलायंस जियो में खरीद लिया। उसी मूव को ओवरकम करने के लिए गूगल भी अब 5% स्टेक, अब चूँकि रिलायंस जियो के स्टेक ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं तो अब गूगल ने डिसाइड किया कि वो वोडाफोन आइडिया में 5% स्टेक को खरीदेगा। हालांकि कंपनी का अभी भी कोई इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन अगर हम बात करें फेसबुक और जियो के कार्टेल की या फेसबुक और जियो के जॉइंट वेंचर की, तो वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा कंपेयर टू वोडाफोन और गूगल का जॉइंट वेंचर। बट कंपनी का ये भी कहना है कंपनी विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन मल्टीपल डेस्टिनेशन इन इंडिया। ये केवल गूगल का एक इन्वेस्टमेंट नहीं है वोडाफोन आइडिया के साथ। इन ऑर्डर टू कैटर द फेसबुक एंड जियो कार्टेल और जियो जॉइंट वेंचर, गूगल इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट मल्टीपल टाइम्स इन इंडिया। वोडाफोन अभी अगर हम बात करें, एक हफ्ते पहले अप्रॉक्सीमेटली ये न्यूज़ आई थी, अगर आप मेरी न्यूज़ को करंटली फॉलो करते होंगे रेगुलरली, तो वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप ने वोडाफोन में अपने सारे शेयर की जो वैल्यू थी उसको ज़ीरो कर दिया था। क्यों ज़ीरो कर दिया था? क्योंकि बोथ पार्टनर्स, दोनों कंपनीज़ का ये कहना था कि कंपनी पर बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉसेस और लायबिलिटीज़ हैं, जिससे कि पर्टिकुलर वोडाफोन आइडिया से उनको कहीं पर भी कोई रिवेन्यू जनरेशन नहीं दिख रहा। इवन आफ्टर द एडवर्स लीगल जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट, वोडाफोन लॉसेस हैज़ इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स। जो AGR का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का ऑन ऑल टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, उसकी वजह से वोडाफोन का जो लॉस है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, जिसकी वजह से करंटली अगर हम देखें स्टॉक अगर वोडाफोन के, तो करंटली फॉल आउट ही कर रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 66.9% का फॉल आउट देखा गया है BSE में वोडाफोन आइडिया के स्टॉक में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप ने अपने सारे जो स्टेक थे वोडाफोन आइडिया में उसको ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दी थी। और अगर हम बात करें इन दोनों कंपनीज का कितना कितना स्टेक अभी भी है वोडाफोन आइडिया में, तो अप्रॉक्सीमेटली 44.39% जो स्टेक है वो वोडाफोन पीएलसी का है वोडाफोन आइडिया में, 27.18% का स्टेक आदित्य बिरला ग्रुप का है एंड 28.43% जो है अदर्स ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जो कि वोडाफोन इंडिया में स्टेक होल्डिंग रखती हैं। तो अब इसमें गूगल का अगर ये डील फाइनल होती है तो गूगल भी 5% के स्टेक के साथ वोडाफोन इंडिया में एज अ स्टेक होल्डर आएगा।
Beside, the British company said it would have the additional potentials of additional potential exposure of 8,400 crore for contingent liability of Indian Telecom Company. और अगर बात करें कि दो कंपनी जो कि वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला हैं, इन्होंने वोडाफोन आइडिया की फाइनेंशियल कंडीशन या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को देखते हुए वोडाफोन आइडिया में किसी भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर दिया था. कहा था दैट दे आर नॉट गोइंग टू डू एनी शॉर्ट ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन वोडाफोन आइडिया. और बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी कह रहे थे कि कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पर आ गई और आगे आने वाले टाइम में वोडाफोन आइडिया जो है वो क्लोजर या लिक्विडेट हो जाएगी. अब गूगल के इंटरवेंशन के बाद इस कंपनी में एक नया ब्लड सर्कुलेट होगा और हो सकता है इसको फाइनेंशियल जो डिस्ट्रेस की कंडीशन में कंपनी है वो आगे बढ़े, क्योंकि इन दोनों जो कंपनीज थी जो उसकी पेरेंट कंपनीज हैं उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया था. बट अब चूंकि गूगल एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी जियांट है, वो इस कंपनी में अपना पैसा इन्फ्यूज़ कर रहा है, तो दैट मीन इट इज़ गोइंग टू चेंज द फ्यूचर ऑफ द कंपनी. ब्रिटिश की जो कंपनी है, बेसिकली जो पेरेंट कंपनी है वोडाफोन की, उसने कहा था कि चूंकि कंपनी ऑलरेडी बहुत लॉस में है और कंपनी के पास इतनी लाइबिलिटीज़ नहीं, इतना लिक्विडिटी नहीं है, इतना एसेट्स नहीं है कि वो उसकी लाइबिलिटीज़ को पूरा कर सके. अपार्ट फ्रॉम द वोडाफोन लॉसेज एंड वोडाफोन लाइबिलिटीज़, ब्रिटिश कंपनी ऑल्सो हैड एडिशनल एक्सपोजर ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8,400 करोड़ इन इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इनकी पेरेंट कंपनी ने फिलहाल के लिए फ्रेश इन्वेस्टमेंट ब्लॉक कर दिया था. बट अब गूगल का इंटरवेंशन वोडाफोन में एक नई लाइफ लाइन की तरह इंट्रोड्यूस होगा और हो सकता है कि जो वोडाफोन कंपनी है ये अपने फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की कंडीशन से आगे निकल जाए. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 1. अंबानी अदानी स्टॉक प्राइसेस द मोस्ट सिंस लॉकडाउन. एक स्टडी हुई है जिसमें ये पाया गया कि जो बीएसई लिस्टेड कंपनीज थी उनका लॉकडाउन से पहले कितना स्टॉक वैल्यूएशन था और लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ है तो उसके बाद कितना बेसिक जो स्टॉक वैल्यूएशन है वो कितना रहा है. तो ऐसा पाएगा कि जो 8 लीडिंग प्रमोटर कंट्रोल बिजनेस हैं उन्होंने वो न्यू कोरोना वॉरियर बनकर इमर्ज हुए हैं इन स्टॉक मार्केट, क्योंकि उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 23% से ज़्यादा गेन आया उसमें और उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है कंपेयर टू द इंटायर यूनिवर्स ऑफ द कंपनीज लिस्टेड इन बीएसई. बीएसई के अगर सारी कंपनीज वो लिस्टेड है उनके कंपैरिजन में इन 8 कंपनीज में 23% का गेन देखा गया है. ऑफ दीज 6 हैव आउट परफॉर्म द ब्रॉड मार्केट सब्सटेंशियली, जिसमें से जो 6 कंपनीज हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया है. दे आर मुकेश अंबानी, भारती अदानी, सन फार्मा, वेदांता एंड शिव नादर, जिन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30% गेन रजिस्टर्ड किया है बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पर. और ये गेंस को कैसे कैलकुलेट किया गया, जो जितनी भी बीएसई लिस्टेड कंपनी थी उनका मार्केट कैप मार्च 23 को कैलकुलेट किया गया और जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशन वाइड लॉकडाउन अनाउंस किया था उससे पहले, मतलब मार्च 23 को, और जब अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म होने की लॉकडाउन 4.0 की स्टेज में जिसमें बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिलैक्सेशन मिल गया है, तो थर्सडे को उसका वैल्यूएशन फिर किया गया और इस वैल्यूएशन में देखा गया कि 8 जो कंपनीज़ हैं उन्होंने 23% की ग्रोथ रजिस्टर करी है और उन 8 में से 6 सुपर कंपनीज़ हैं जिन्होंने, या ऐसी कंपनी जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है और उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 30% की जो ग्रोथ है वो रजिस्टर्ड करी है. बजाज ग्रुप की अगर हम बात करें तो उसका जो ग्रोथ स्टेक वैल्यूएशन है वो 1% डाउन हुआ है बिकॉज ऑफ द हैमरिंग स्टॉक ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज. तो अगर हम स्टॉक को, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ग्राफ में देखें तो आप ये देख सकते हैं मुकेश अंबानी का स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली 78% तक ग्रो किया है. अदानी में अप्रॉक्सीमेटली 44% का स्टॉक वैल्यूएशन इंक्रीमेंट हमने देखा है. दिलीप की कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 42% का, इसी तरह मित्तल में हमने 41% का, और अगर हम अनिल अग्रवाल की बात करें तो 38% का हमने स्टॉक में वैल्यूएशन देखा है. इसी तरह शिव नादर 30%, KM बिरला 28%, आर अदानी 26%, और टोटल अगर हम BSE लिस्टेड कंपनीज़ की बात करें जो 8 कंपनीज हैं उन्होंने 23% का स्टॉक इंक्रीमेंट या स्टॉक वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट देखा है. तो इन 8 कंपनीज ने आउट परफॉर्म किया है, जिसमें से जो 6 कंपनीज हैं उनकी परफॉर्मेंस तो 30% से भी ऊपर है. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 4. FDI jumps 14% in financial year 20 to record $49.9 billion. As per Department of Promotion of Industry and Internal Trade,
इंडिया ने 2019 में पिछले 4 सालों में सबसे ज़्यादा एफडीआई का इनफ्लो रिकॉर्ड किया है, दैट इज़ $49.9 बिलियन। और इसको बोला जा रहा है कि 14% की ग्रो आई, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में। और कितना अगर इसको क्वांटम में बताएं तो क्वांटिटी उसकी $49.9 बिलियन का एफडीआई इंडिया ने रजिस्टर्ड किया है फाइनेंशियल ईयर 2020 में। द फिगर आर एक्सपेक्टेड टू कंफर्ट पॉलिसी मेकर्स हु वर वरीड अबाउट द टैपिड ग्रोथ इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट विच हैड कॉन्ट्रैक्टेड बाय 1% इन 2018 and 19 and risen only 3% इन द ईयर बिफोर दैट। तो अगर ये डेटा है तो ये डेटा बहुत सारे पॉलिसी मेकर्स जो कि वरीड थे इक्विटी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ को लेकर के इंडिया में, उनके लिए ये पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कि अगर 2019 में इतनी एफडीआई आई है तो इसका मतलब अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ देखने को मिलेगी, जो कि 2018-19 में सिर्फ 1% थी। टोटल एफडीआई विच इंक्लूड इक्विटी कैपिटल ऑफ unincorporated bodies reinvest earning and other capital stood at $73.4 billion, up from 63 बिलियन अ ईयर अगो। 18% का जंप जो है वो इक्विटी कैपिटल में देखा गया है इस पर्टिकुलर ईयर में, जो कि पिछली बार 63 बिलियन था और इस बार जो 2000 फाइनेंशियल 2020 उसमें $73.4 बिलियन का जंप देखा है। तो अगर हम इस एफडीआई का थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखना चाहेंगे, किस तरह से ब्रेकडाउन हुआ है, किस किस सेक्टर में और किस किस स्टेट में कितना कितना एफडीआई आया है, तो हम इस डायग्राम से, इस फिगर से देख सकते हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा एफडीआई फ्लो की बात करें जब से हमारा पॉलिटिकल रजीम चेंज हुआ है, ये स्टूडेंट या 2014 इसलिए लिया गया, आप कह सकते हैं कि 2013 2012 ऐसे क्यों नहीं लिया गया। 2014 इसलिए लिया गया क्योंकि इस टाइम से इंडिया में पॉलिटिकल रजीम चेंज हुआ था, नई पॉलिटिकल पार्टी आई थी, तो इसलिए कंपैरिजन के पर्पस में ये आसान होता है, क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी जब से है तो उसकी सेम आइडियोलॉजी चल रही। तो ऐसा कहा जा रहा है कि 2014 से में 22% की ग्रोथ देखी गई थी फाइनेंशियल 2014-15 में, जिसके बाद और 16 में ये बम्पर ग्रोथ आई थी। किस लिए आई थी? जो इंडिया मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च होने वाला था उसको लेकर के 35% की ग्रोथ देखी गई थी। और इसके बाद सारे ईयर्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल रही है। इवन अगर 2019 की बात करें तो 2019 में ये -1 तक चली गई थी, मतलब एफडीआई इनफ्लो होने की जगह आउटफ्लो हुआ था, या एफडीआई लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट था वो लोगों ने निकाल लिया था, इन्वेस्टर्स ने निकाल लिया था। इस बार अप्रॉक्सीमेटली इस फाइनेंशियल ईयर में 13% की जो ग्रोथ है वो रजिस्टर करी है इंडियन इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ एफडीआई इक्विटी इनफ्लो। और कितना इक्विटी आया? 49.9% का। स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे, फॉलोड बाय कर्नाटका, दिल्ली, गुजरात एंड झारखंड। सबसे ज़्यादा एफडीआई महाराष्ट्र में आया और उसके बाद कर्नाटका में। तो ये टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर एफडीआई इनफ्लो सबसे ज़्यादा हुआ है। और अगर हम बात करें कि किन कंट्री से हमारे पास सबसे ज़्यादा एफडीआई आया, तो सिंगापुर स्टैंड्स ऑन नंबर 1 पोजीशन। सिंगापुर से सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 20 में, और कितना हुआ? अप्रॉक्सीमेटली $14.67 बिलियन। तो सिंगापुर फॉलोड बाय मॉरिशस, नीदरलैंड, यूएस, जापान, हांगकांग एंड देन चाइना। तो ये हमारे टॉप 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ से हमारे पास सबसे ज़्यादा एफडीआई है। सिंगापुर ने लिस्ट को टॉप किया है। अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में हुआ है? तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा एफडीआई देखने को मिला है एज यूजुअल इन इंडिया। अप्रॉक्सीमेटली 7.85% का जो एफडीआई है वो $7.85 बिलियन का एफडीआई सर्विस सेक्टर में देखने को मिला है। कुछ एफडीआई हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी देखने को मिला है, जिसमें जो नंबर 1 पोजीशन पर कौन है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली $7.67 बिलियन का इन्वेस्टमेंट देखने को, एफडीआई देखने को मिला है, फॉलोड बाय टेलीकम्युनिकेशन, ट्रेडिंग एंड ऑटोमोबाइल। तो ये हमारे 5 टॉप सेक्टर्स हैं जिसमें एफडीआई सबसे ज़्यादा आया। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है, सिंगापुर ने टॉप किया है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा एफडीआई इनफ्लो हुआ है, और इस फाइनेंशियल ईयर में 13% की ग्रोथ देखने को हमें मिली है। अगर हम बात करें इस फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि दिस ईयर इन इंडिया एफडीआई इनफ्लो कुड श्रिंक बाय 40
40% बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इम्पैक्ट। कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ है उसकी वजह से इंडिया के इस बार के एफडीआई के फ्लो में 40% का हम श्रिंक देख सकते हैं। प्रेडिक्ट किया है किसने? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब आपका आज का क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बताएंगे कि यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट क्या है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मैंडेट क्या है और ये क्या बेसिक जो के फंक्शंस होते हैं वो ये क्या करते हैं। तो आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि आप इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या बेसिक मैंडेट है, कब बना था और बाकी सारी चीज़ें जो आप इसके बारे में लिखना चाहें। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 गिवन ऑन पेज नंबर 4। ICAI वर्किंग ऑन नॉर्म्स टू इम्प्रूव ग्लोबल स्टैंडिंग ऑफ इंडियन ऑडिटर। ICAI मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं न्यूज़ ये है कि ICAI जो है वो ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल डेवलप करने जा रहा है इन ऑर्डर टू इंक्लाइन इट्स ऑडिटिंग activities or auditing policy as per the global standard and global norms। अब ऑडिटिंग क्या होती है? बेसिकली ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ऑडिटिंग में बेसिकली कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज होती हैं जो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की को चेक करती हैं, उसको इंस्पेक्ट करती हैं किसी पर्टिकुलर एंटिटी की। हो सकता है वो एनजीओ भी हो और वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट किया जाता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम इन इंडिया, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वेस्टर्स को चीट ना कर सकें, उनके पैसे को सिफन ऑफ ना कर सके, उनके मनी को सिफन ऑफ ना कर सके। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर द स्मूथ कॉरपोरेट गवर्नेंस इन इंडिया ऑडिटिंग होती है और ऑडिटिंग सिर्फ इंडिया में नहीं हर जगह होती है। तो और उसके लिए जो भी एक्टिविटीज़, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस कौन बनाता है? वो बनाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बहुत सिंपल टर्म्स में इसी तरह से मैं आपको समझा सकती हूँ। अब इसमें क्या है, हर जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड होते हैं और कुछ जो कंट्रीज़ होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स को मॉडिफाई करती हैं। तो अब इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज़ गोइंग टू मॉडिफाई द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ auditing and it is going to develop the audit quality maturity model so that its auditing standard, auditing procedure, auditing rules and regulation can be inclined with the global standard। अगर हम global standard से incline करेंगे अपने auditing procedure को, auditing rules regulation को, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि इंडिया में corporate governance जो है वो बहुत और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। हमारी जो फर्म्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। जो चीट और जो फ्रॉड होता है आपने देखा होगा कि इन जैसे यस बैंक के केस में हुआ था, अगर आपने ICICI बैंक में भी देखा, अगर आप अभी देख रहे हैं वो फ्रैंकलिन टेम्पलॉन इनके केस में भी देखा, तो ये सारे जितने भी स्कैम्स और जो ये फ्रॉड होते हैं कंपनीज़ में, इनको रोका जा सकेगा। इसीलिए जो ऑडिटिंग होती है बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंडिपेंडेंट एंटिटी से करवाई जाती है। ऑडिटिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक है, वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटिंग नहीं कर सकता। हमेशा ऑडिटिंग जो होती है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी करती है। द क्वालिटी पैरामीटर बीइंग डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड कैन बी अप्लाइड सो मोटो बाय द 80,000 मेंबर्स फर्म्स ऑफ द ICAI। जो हम अपने मॉडिफिकेशन करने वाले हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग क्वालिटी में, वो बेसिकली इनक्लिस ऑर्गेनाइजेशन से इंक्लाइंड होंगे, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, तो बेसिकली ये इंडिपेंडेंट स्टैंडर्ड बॉडी होती है। इसका काम क्या होता है? ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड प्रपोज करना और क्वालिटी कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस को इशू करना, सो दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कैन बी सिक्योर्ड। एंड दिस बॉडी ऑल्सो सपोर्ट द इंटरनेशनल ऑडिटिंग ऑफ ऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली ये बोर्ड होता है, इंडिपेंडेंट बोर्ड होता है और इसका काम सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट करना है और क्वालिटी कंट्रोल गाइडलाइंस को इशू करना होता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जैसे कि जर्नल प्रिंसिपल हो गया, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स, ऑडिट एविडेंस, यूजिंग ऑफ वर्क
of others, conclusion and reporting and other specialized areas. So ये 5 to 6 categories होती हैं जिसमें international standards of auditing दिए जाते हैं. Approximately 36 और 40 के आसपास जो है वो standard auditing हैं और इसमें 5 to 6 ग्रुप्स आते हैं. तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड का क्या काम होता है. बेसिकली हम देख लें ये न्यूज़ क्या है. न्यूज़ में ये कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर इंडिया इज़ गोइंग टू रिवाइज इट्स ऑडिटिंग प्रोसीजर एंड ऑडिटिंग मॉडल इन ऑर्डर टू डेवलप ऑडिट क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल. द क्वालिटी इंडिकेटर विल बी ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट टू हैव द पीयर रिव्यू एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिव्यू बाय थर्ड पार्टी. तो थर्ड पार्टी की रिपोर्टिंग, क्योंकि इसके ऊपर जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो और ज़्यादा इसके ऊपर ही जो रिक्वायरमेंट है, जो चेंजेस हैं वो प्रपोज किए जाएंगे जिसमें थर्ड पार्टी जो रिव्यू करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को. द आइडिया इज़ टू इम्प्रूव द इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिटर्स. जो बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑडिटिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व हैं या ऑडिटिंग कंपनीज हैं, उनके स्टैंडर्ड को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना भी एक की इंटरेस्ट होगा इस पर्टिकुलर मॉडल में. वाइल अ लॉट ऑफ द क्वालिटी पैरामीटर्स are already there, we are putting things in black and white to help make our firms become globally competitive. अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि अगर हम ऑडिटिंग अच्छी करेंगे तो हमारी जो फर्म्स हैं वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव कैसे होंगी. एक तो हमारे पास अगर हमारा ऑडिटिंग जो सिस्टम है वो इंक्लाइंड होगा इंटरनेशनल ऑडिटिंग सिस्टम से, तो हमारा कि जो फर्म्स जो ऑडिटिंग में इन्वॉल्व हैं, जो ऑडिटिंग करती हैं, जिनका बिजनेस ऑडिटिंग का है, वो इंटरनेशनल सिस्टम से इंक्लाइंड होंगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से इंक्लाइंड होंगी. तो हो सकता है उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी या इंटरनेशनल कंसाइनमेंट्स या असाइनमेंट्स भी मिले इन ऑर्डर टू रिव्यू और इन ऑर्डर टू इंस्पेक्ट द इंटरनेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज. एक तो हमारा वो सेक्टर कॉम्पिटिटिव होगा. दूसरा, जो हमारे यहाँ फर्म्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंडस्ट्री हैं, उसमें भी कॉरपोरेट गवर्नेंस इंप्रूव होगा. इन्वेस्टर्स जो हैं उनके राइट सिक्योर होंगे और फ्रॉड और स्कैम के चांसेस भी कम होंगे अगर क्लियर और ट्रांसपेरेंट ऑडिटिंग होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. द प्रैक्टिस वुड इंक्लूड क्रिएटिंग अ पोजीशन ऑफ अ सुपरवाइजिंग पार्टनर एंड ऑडिटिंग रोटेशन. तो एक सुपरवाइजिंग पार्टनर और ऑडिटिंग रोटेशन का भी प्रोविजन लाया जाएगा इस क्वालिटी मैच्योरिटी मॉडल में. ऐसा कहा जाए कि सुपरवाइजिंग पार्टनर होगा जो सुपरवाइज करेगा उस पर्टिकुलर ऑडिटिंग प्रोसेस को. इवन थर्ड पार्टी भी ऑडिटिंग कर रही है उसको भी. और ऑडिट रोटेशन का भी प्रोविजन लाया जा सकता है कि आप एक ही ऑडिटिंग एजेंसी से आप बार बार ऑडिट नहीं करा सकते. मोस्ट बिग फर्म्स हैव दीज चेक्स इन प्लेस, बट इन इंडियन कंटेक्स्ट फर्म्स नीड टू इवॉल्व सो द कंट्री कैन ऑल्सो हैव अ बिग ऑडिट फर्म इन फ्यूचर. हालांकि बहुत सारी जो अच्छी फर्म्स हैं जिनके यहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से मैनेज होता है, जो ट्रांसपेरेंट फर्म्स हैं, वो ये सारे प्रोसीजर ऑलरेडी फॉलो करती हैं. बट चूँकि हमें अब अपनी ऑडिटिंग सेक्टर को भी मजबूत करना है और अपनी ऑडिटिंग फर्म्स को भी मजबूत करना है, तो इनको अब ब्लैक एंड वाइट में लिखना पड़ेगा और मोर सिस्टमैटिक वे में नॉर्म्स को लिखना पड़ेगा, ताकि जो छोटे छोटे ऑडिटर्स हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, वो भी उन सारे गुड प्रैक्टिसेस और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करें. द एपेक्स अकाउंटेंसी बॉडी हैज़ रिसेंटली ओपनड अ सेंटर फॉर ऑडिट क्वालिटी at its center of excellence in Jaipur in order to develop the systematic audit quality framework. तो जो एपेक्स बॉडी है वो उसने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी डेवलप किए हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए, एक्सीलेंस डेवलप करने के लिए इन ऑडिटिंग प्रोसेस. ऑन द अदर हैंड जो ऑडिटर्स हैं या जो ऑडिटिंग ट्रेनिंग फर्म्स है उसमें भी कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, जाकि कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ट्रेनिंग भी ऑडिटर्स को और अकाउंटेंट्स को दी जा सके, गाइडलाइंस इशू करी जा सके, डिफरेंट प्रोग्राम्स जनरेट किया जा सके, प्रोग्राम प्लान किया जाए, जिससे कि जो ऑडिटर्स हैं, जो उनकी टीम है, उनको असिस्ट किया जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी जाए और उनको इंटरनेशनल लॉज स्टैंडर्ड से अपडेट रखा जाए. इन अ प्रेस स्टेटमेंट ICAI said India was on the cusp of the huge data revolution and it had become essential to advocate the position of auditors to the various stakeholders to fill in the expectation gap. जैसा कि हम सभी को पता है, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड जो है इस समय डेटा रिवोल्यूशन की स्टेज पर है. डेटा जनरेशन और आज के टाइम में डेटा इज़ द असेट. डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन ही असेट है. अगर स्टूडेंट बात करें कि आज के टाइम में क्या दो असेट्स होते हैं हर इंडिविजुअल के पास, तो एक होता है डेटा, दूसरा होता है टाइम. तो डेटा जो है वो और पूरा यहाँ पर दिया हुआ है इंडिया ही नहीं वर्ल्ड भी डेटा रिवोल्यूशन की स्टेज में. एवरीथिंग इज़ बिकम डेटा ड्रिवन. तो उस केस में अपने ऑडिटिंग प्रोसीजर को भी मॉडिफाई और इंक्लाइन करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, सो दैट ऑडिटिंग
जो रिक्वायरमेंट है और जो अवेलेबिलिटी है उसके बीच में जो गैप है, जो एक्सपेक्टेशन का जो गैप है वो मैच आउट हो सके। अब हम डेटा रिवोल्यूशन तो कर रहे हैं, हमारी कंपनीज डेटा ड्रिवन होती जा रही हैं, इंफॉर्मेशन डेटा ड्रिवन, हर चीज़ डेटा ड्रिवन होती जा रही है, सारे डिसीजन मेकिंग जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में आज के टाइम में, दैट ऑल आर डेटा ड्रिवन। और अगर वो कंपनी एक साइड तो आगे बढ़ रही है, उनकी एक्टिविटीज़ इंप्रूव हो रही हैं, बट अगर हमारा ऑडिटिंग सिस्टम इंप्रूव नहीं होगा तो उन दोनों के बीच में मैच नहीं हो पाएगा, कैचअप नहीं हो पाएगा। तो हमारे जो ऑडिटर हैं, जो ऑडिटिंग सिस्टम है, ऑडिटिंग प्रोसीजर है, उसको भी मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा एज पर द रिवोल्यूशन और इवोल्यूशन इन द कंपनी और इंडस्ट्री। देयर इज़ नो सेट डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑडिट एंड मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्वालिटी। अभी तक ऐसा कोई सेट डेफिनेशन या ऐसी कोई डेफिनेशन, यूनानिमस डेफिनेशन डेवलप नहीं हुई जिसको कहा सके हाँ दिस इज़ कॉल्ड एज क्वालिटी ऑडिट। तो उस डेफिनेशन को भी क्रिएट करना है ताकि क्वालिटी पैरामीटर्स जो हैं वो सेट हो सकें और यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो सके। हालांकि दिस इज़ अ चैलेंजिंग जॉब बट दिस हैज़ टू बी डन। अब देख लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 5 गिवन ऑन पेज नंबर 4। कोलैप्स ऑफ सीपी वॉल्यूम पुट्स डेट स्कीम्स एट रिस्क, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने ये कहा है, ये बताया है अपने सर्वे में कि जो इंडिया का डेली एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम है कॉमर्शियल पेपर्स का वो फॉल कर गया है। और कितना फॉल कर गया? 1% ऑफ इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट एंड जस्ट 1% ऑफ होल्डिंग्स ऑफ अ डेट म्यूचुअल फंड्स। तो इट इज़ अ सीरियस चैलेंज फॉर लिक्विडिटी प्रोफाइल ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी। तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने बताया है कि जो हमारे कॉमर्शियल पेपर्स हैं उनका जो ट्रेड है वो ट्रेड वॉल्यूम फॉल कर रहा है। द टोटल आउटस्टैंडिंग ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज क्लोज टू 1.3 ट्रिलियन एंड द एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम इज नाउ इज लेस देन 4,000 करोड़। सी 4.3 ट्रिलियन करोड़ का जो हमारा आउटस्टैंडिंग कॉमर्शियल पेपर है वो इतने का है और ट्रेडिंग कितने की हो रही है? अप्रॉक्सीमेटली 4,000 करोड़ की। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज आर द मेजर इशूअर ऑफ द कॉमर्शियल पेपर। जो कॉमर्शियल पेपर मेजरली इशू होते हैं वो NBFCs और HFCs के थ्रू इशू होते हैं। तो अब जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनके लिए लिक्विडिटी को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कॉमर्शियल पेपर की ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा लो चली गई है। Generally, the daily volume is approximately 10 to 15 crore in a commercial paper in secondary market. The daily commercial paper trades in secondary market is less than 1% of the total outstanding amount and around 1% of the total exposure of debt mutual funds in commercial पेपर्स। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टर्स आर नॉट प्रेफरिंग कॉमर्शियल पेपर इन द एक्टिव मार्केट। और ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज इन्वेस्टर्स आर शाइंग अवे फ्रॉम बाइंग दिस पेपर बोथ इन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मार्केट। इन्वेस्टर्स जो हैं वो ना आप इस पेपर्स को, कॉमर्शियल पेपर्स को नहीं खरीदना चाह रहे, या आप सीधे से कह सकते हैं खरीदना नहीं चाह रहे, मतलब इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे? बिकॉज ऑफ द अनसर्टेन टाइम। Because of the uncertain times, investors are not very sure about the future of these commercial paper, especially by mutual fund companies. The buyers are not willing to take part in these papers in this uncertain time. Hence their share of volume in the secondary market has also collapsed. So in primary as well as in secondary, both market the commercial papers are declining or are, आप ऐसे कह सकते हैं कि आर डिक्लाइनिंग फ्रॉम देयर प्रेफरेंशियल चॉइस। इन्वेस्टर्स अब इसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट देयर मनी। अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, while the banking system liquidity has a plenty, the market liquidity conditions have been tenterhook, noted the India rating and research analyst अभिषेक मूर्य। तो ये अब म्यूचुअल फंड और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो है हमारे, या हमारे हाउसिंग फाइनेंशियल बोर्ड हैं, उनके लिए अब लिक्विडिटी को मैचअप करना और ज़्यादा इशू होगा क्योंकि ऑलरेडी ये पहले ही लिक्विडिटी क्रंच से सफ़र कर रहे हैं। अब इनके कॉमर्शियल पेपर्स को भी जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रेफर नहीं कर रहे, नाइदर इन प्राइमरी मार्केट नॉर इन सेकेंडरी मार्केट। तो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी वर्स्ट कंडीशन फॉर ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आप देख लेते हैं कुछ आर्टिकल्स और कुछ न्यूज़ क्लिप्स। Cairn takes government for arbitration or to arbitration. Cairn Oil and Gas, a vertical of Anil Agrawal control Vedanta Limited, had initiated an arbitration against the government after it served a demand notice of $520 billion on the company for alleged discrepancy in their cost recovery in Rajasthan field. तो
केयर्न ऑयल इंडिया ने गवर्नमेंट को आर्बिट्रेशन प्रोसेस के लिए ले जाया, जिसपे गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए केस लगाया था। अप्रॉक्सीमेटली $520 बिलियन का जो उसने इलीगल जो डिस्क्रिपेंसी करी थी अपनी कॉस्ट रिकवरी राजस्थान फील्ड जो उसको मिली थी ऑयल एंड गैस की, उसमें जो डिस्क्रिपेंसी करी थी उसके अगेंस्ट जो है वो केयर्न इंडिया गवर्नमेंट को आर्बिट्रेशन के लिए ले जा रही है। क्यों ले जा रही? गवर्नमेंट ने नोटिस सर्व किया था कि आप हमें $520 बिलियन का जो अमाउंट है वो आपने डिस्क्रिपेंसी जिसमें देखी गई है तो आप उसको गवर्नमेंट को रिफंड करिए, या गवर्नमेंट ने डिमांड नोटिस कहा था कि आप उसे हमें वापस करिए। तो इस नोटिस को लेकर के अब जो केयर्न ऑयल एंड गैस है वो कोर्ट गई है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गेट द आर्बिट्रेशन अगेंस्ट दिस डिमांड नोटिस। इसमें भी ऑडिटिंग हुई थी, ऑडिटिंग के बाद ही ये डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, जिसके तहत इस पर्टिकुलर कंपनी को नोटिस सर्व किया था, डिमांड नोटिस सर्व किया था गवर्नमेंट ने, और जिसके अगेंस्ट अब ये कंपनी आर्बिट्रेशन में गई है। अब देख लेते हैं दूसरी न्यूज़, अपॉर्चुनिटी फॉर फर्नीचर मेकर्स एज चाइना एक्सपोर्ट टेक्स हिट। अब जो हमारा फर्नीचर एक्सपोर्ट कंपनीज़ हैं, जो छोटी छोटी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि चाइना में फर्नीचर ही नहीं, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सब अब चाइना से बाहर जा रहा है, और जो कंट्रीज़ हैं, कंपनीज है, वो चाइना को प्रेफर नहीं कर रही, नाइदर एज अ डेस्टिनेशन फॉर देयर एफडीआई और नाइदर फॉर डूइंग बिजनेस। तो फर्नीचर मेकर्स जो इंडिया में हैं उनके लिए अब ये अपॉर्चुनिटी है जिसको टैप किया जा सकता है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। तो कोविड-19 की वजह से जितनी भी चाइना ने जो मार्केट खाली कर दी है, तो चाइना यूएस में एक्सपोर्ट करता था, या जो अदर हमारे यूके, जर्मनी, फ्रांस सब में जो एक्सपोर्ट करता था, वो अब फिलहाल के लिए चाइना का एक्सपोर्ट रुक गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 और द मिसट्रस्ट डेवलप अगेंस्ट चाइना। तो ये इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, बेसिकली फर्नीचर मैन्युफैक्चर, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो चाइना के द्वारा खाली की गई मार्केट को अब टैप कर लें। तो क्या गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर के आती है, इसमें अब देखने के लिए आगे की न्यूज़ होगी। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, रियल्टर्स बेट ऑन बिग अपार्टमेंट्स टू मेक स्पेस फॉर होम ऑफिस। अब जो रियल स्टेट जो कंपनीज हैं बेसिकली अब वो इस तरह के होम्स को डेवलप करने जा रही हैं जहां पर इंडिविजुअल्स अपने होम में ही ऑफिस को बना पाएँ। तो अभी तक क्या होता था, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए जो होम्स यूज़ किए जाते थे, अब एक नया डिमांड जनरेट हुई है जिसमें ऑफिस विद इन द होम की जो डिमांड है उसको टैकल करने के लिए जो रियल्टर्स हैं, वो जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, वो अब इस पर्टिकुलर बिजनेस में अपना हाथ आजमाने जा रही है। तो अब ऐसे होम आपको देखने को मिलेंगे, फ्यूचर में आप ऐसे होम देख सकते हैं, होम बायर्स ऐसे अपार्टमेंट्स होंगे जहां पर आपका घर भी होगा एंड यू कैन डेवलप योर ऑफिस ओवर देयर। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, ओवर 95% फ्लाइट बुकिंग्स फॉर वन वे ट्रिप। तो जो हमारी 25 मई से जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो हमारी रिज्यूम हुई है उसमें कहा जा रहा है कि जो मैक्सिमम 95% जो फ्लाइट्स बुकिंग हुई है वो केवल वन वे ट्रिप के लिए हुई है। वन वे ट्रिप के लिए इसका मतलब क्या, केवल वही लोग जो किसी पर्टिकुलर अपने जगह पे फंसे हुए थे, स्ट्रेंडेड थे, अब वो अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं, केवल वही फ्लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं, एविएशन को यूज़ कर रहे हैं। राउंड ट्रिप के लिए बहुत ज़्यादा बुकिंग नहीं हो, इसका मतलब जो लोग ट्रैवल बिजनेस पर्पज़ के लिए या किसी अदर पर्पज़ के लिए फ़्लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ नहीं हो रहा। तो इससे क्या इंडिकेशन हो रहा है, इसका ये इंडिकेशन है कि आगे आने वाले टाइम में एविएशन में डिमांड देखने को नहीं मिलेगी या नहीं है डिमांड। क्योंकि लोग अपने जो घरों से बाहर थे, जो अपने होम स्टेट में नहीं थे, वो सिर्फ बुकिंग करा करके अपने होम स्टेट पहुंच रहे हैं और अब वापस आने का फ़िलहाल के लिए कोई भी ऐसा उनका डिमांड पिकअप होती नहीं दिख रही कि वो वापस आएंगे। क्योंकि लॉकडाउन है और लॉकडाउन कितना रहेगा इसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, किस तरीके से ओपन होगा इसमें भी बहुत अनसर्टेनिटी है। तो टू वे जो ट्रिप्स हैं वो देखने को नहीं मिल रही हैं। तो एविएशन कंपनीज का ये कहना है कि आगे आने वाले टाइम में डिमांड जो है वो बहुत नेग्लिजिबल दिख रही है। जब ये डिमांड एग्जॉस्ट हो जाएगी, ऐसे लोग मतलब जो ऑलरेडी दूसरे कंट्री स्टेट्स में फंसे हुए हैं वो अपने स्टेट में पहुंच जाएंगे, तो फिर एविएशन को डिमांड पिकअप करने में या बुकिंग आने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। आज की न्यूज़ ऑफ द डे देख लेते हैं स्टूडेंट। आज की न्यूज़ ऑफ द डे हमारा, गूगल में बाय 5% इन वोडा आइडिया। दिस इज द न्यूज़ ऑफ द डे एंड वोकैबुलरी ऑफ द डे इज टेपिड। टेपिड माने गुनगुना, इसको बेसिकली बोलते हैं अनइंथुजियास्टिक। कंटेक्चुअल अगर इसके हम लें तो अनइंथुजियास्टिक, रेपिड मतलब अनइंथुजियास्टिक। टेंडर हुक, खूटी मतलब टू वरी। टेंडर हुक को अगर इन दोनों की कंटेक्चुअल मीनिंग है तो हमने वर्ड की मीनिंग लिख दी है। कंटेक्चुअल मीनिंग होती है टू वरी। टेंडर हुक मतलब जो अभी हमने पढ़ा था
कि जो लो इन्वेस्टमेंट इन कॉमर्शियल पेपर्स इज टेंडर हुकिंग द म्यूचुअल फंड्स, उनको वरी कर रहे हैं कि जो लो इन्वेस्टमेंट हो रहा है कमर्शियल पेपर में। तो टेंडर हुक और टिपिट जो है वो आज के हमारे वोकैबुलरी ऑफ द डे हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्वेश्चन देने के लिए कहा है, तो स्टूडेंट हम आपको न्यूज़ के ड्यूरेशन में आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, अगर आप आंसर करना चाहें तो वो मेरे पूछे हुए क्वेश्चंस को ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो आज के न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही। स्टूडेंट, इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।